नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत का संसद भवन है दोस्तों, आज हम उसके बारे में जानेंगे। पार्लियामेंट दोस्तों काफी लंबा टॉपिक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 4-5 क्लास भी लग सकती है, 3-4 क्लास भी, मतलब 3 से 5 क्लास या 6 क्लास हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा दोस्तों डिटेल में पढ़ेंगे। भारत देश में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट के पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, जो हम पढ़ेंगे सिर्फ इसी में से आएगा, अगर पार्लियामेंट से आएगा। यानी पार्लियामेंट को हम इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट के सारे क्वेश्चन आप इसी वीडियो को देखकर सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों पार्लियामेंट पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा और बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। जैसे दोस्तों मैंने आपको पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कराया है, उसमें मैंने दोस्तों आपको क्या चीज पढ़ाई थी कि पिलर क्या है डेमोक्रेसी के, मतलब हमारे जो लोकतंत्र है वो किसके ऊपर टिका हुआ है, लेजिस्लेचर के ऊपर यानी कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव के ऊपर यानी कि कार्यपालिका, एंड लास्ट में है दोस्तों जुडिशरी। ये 3 हमारे पिलर्स ऑफ क्या हैं, डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र की क्या है, पिलर्स हैं। इन्हीं के ऊपर हमारा डेमोक्रेसी टिका हुआ है। एंड दोस्तों 4th पिलर बोला जाता है मीडिया को। एंड दोस्तों अब इसमें अगर हम डिस्कस करें तो लेजिस्लेचर का मैंने बताया विधायिका यानी कानून बनाने का काम। अब दोस्तों कानून 2 लेवल पर बनाए जाते हैं। एक बनाया जाता है यूनियन लेवल पे यानी केंद्र लेवल पे, एंड वो कौन बनाता है कानून, पार्लियामेंट बनाता है। एंड स्टेट में कौन बनाता है दोस्तों, वहां का विधानमंडल, में इसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, एंड हिंदी में बोलते हैं इसे विधानमंडल या विधानसभा। तो दोस्तों क्या सीखा हमने कि कानून कौन बनाता है, यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट, और यही आज का हमारा मेन टॉपिक है। एंड स्टेट पे कौन बनाता है दोस्तों कानून, हमारा स्टेट का लेजिस्लेचर, स्टेट का जो विधानमंडल होता है। इसके बारे में हम दोस्तों बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी आने वाली कुछ क्लासेस में हम सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के ऊपर फोकस रखेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अब दोस्तों अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पार्लियामेंट से रिलेटेड हमारे संविधान में, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 दोस्तों क्या कहता है, आप बताइए, अगर आपको पता हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर आपको पहले से इस आर्टिकल के बारे में पता है। आर्टिकल 79 दोस्तों क्या कहता है कि पार्लियामेंट जो है उसमें टोटल 3 चीजें हैं। वो 3 चीजें क्या हैं, दैट पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले उसके अंदर एक लोकसभा होगा यानी कि जो हमारा लोअर हाउस है। दूसरा इसमें होना चाहिए राज्यसभा यानी हमारा जो अपर हाउस है। एंड तीसरा दोस्तों है इसमें प्रेसिडेंट साहब। दोस्तों आपको पता है कि प्रेसिडेंट साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते, यानी सांसद नहीं होते। एंड सांसद नहीं होने के बावजूद ये क्या है, हमारे पार्लियामेंट के पार्ट हैं, हमारे संसद के पार्ट हैं। आपको ये भी पता है दोस्तों पार्लियामेंट में टोटल 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। न्यूज में आपने इसके बारे में काफी सुना होगा। अब दोस्तों प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो पार्लियामेंट के पार्ट क्यों हैं, ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं, अगर आपको पता हो तो आप जरूर बताइए। पार्लियामेंट के ये पार्ट क्यों हैं? तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हमारे देश में कोई कानून बनाया जाता है यानी कोई भी लॉ पास किया जाता है, तो कौन कौन पास करता है दोस्तों, वो लॉ मतलब कब बनता है कि लोकसभा भी पास करे, देन राज्यसभा भी पास करे, एंड उसके बाद जब राष्ट्रपति साहब अपने साइन उस पर करेंगे, यानी अपना जब उस पर सिग्नेचर देंगे, अपना एसेंट उसको देते हैं, तब जाके कोई भी बिल हमारे देश में एक्ट बनता है। ये दोस्तों जो मैंने आपको बात बताई, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको पता है कोई भी कानून अगर बनाया जाता है तो सबसे पहले पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाता है, यानी एक प्रस्ताव रखती है हमारी सरकार जब उनको कोई कानून बनाना होता है। एंड दोस्तों वो कानून बनने के लिए क्या प्रोसेस है कि उन्होंने तो एक प्रस्ताव रखा है। अब प्रस्ताव का मतलब कानून तो होता नहीं जब तक वो लोकसभा से पास ना हो, राज्यसभा से पास ना हो, एंड प्रेसिडेंट साहब उस पर अपने साइन ना करें। तो वो दोस्तों एक्ट कब बनता है, यानी कि कोई भी बिल एक्ट कब बनता है, मतलब कोई भी प्रस्ताव हमारा कानून कब बनेगा, जब लोकसभा भी पास कर दे, राज्यसभा भी पास कर दे, एंड प्रेसिडेंट साहब भी उस पर अपने सिग्नेचर कर दें। यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस प्लस प्रेसिडेंट साइन करते हैं तो क्या बनता है, कानून बनता है। एंड इसीलिए दोस्तों प्रेसिडेंट को कहा जाता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी फंक्शनल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि इन्हीं के साइन करने के बाद ही हमारे देश में कोई भी कानून
बनाया जाता है। बिना प्रेसिडेंट साहब के सिग्नेचर के कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। ये हमारे किस में लिखा है? आर्टिकल 79 में लिखा है। आर्टिकल 79 कहता है पार्लियामेंट में क्या है मतलब पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये था आर्टिकल 79। अब हमने बात करी लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट की, तो एक एक करके हम इन चीज़ों को समझेंगे दोस्तों। जैसे दोनों हाउस को हम समझेंगे। पार्लियामेंट हमारा टॉपिक है तो हमें डिटेल में क्या पढ़ना है दोस्तों? लोकसभा एंड राज्यसभा। अब दोस्तों स्टार्ट हम करते हैं राज्यसभा से। राज्यसभा दोस्तों अगर आपको पता हो तो हमारा अपर हाउस है राज्यसभा। अगली बार से दोस्तों इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा RS, अभी मैंने पूरा लिख दिया है। इसको दोस्तों क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों इसको? सेकंड हाउस भी कहते हैं। एंड क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। दोस्तों काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि जो राज्यसभा है ये क्या है? स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। हमारे देश में जो राज्य हैं जैसे कि यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, जितने भी राज्य हैं उन सभी के प्रतिनिधि कहाँ पर जाते हैं? राज्यसभा में जाते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स। कि स्टेट को क्या कर रहे हैं? वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन कर रहा है रिप्रेजेंट? राज्यसभा। हर एक स्टेट के इसमें क्या है? कुछ मेंबर्स हैं। एंड दोस्तों अगर मैं अब इससे एक सेकंड में आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, अभी बता देता हूं कि जो पार्लियामेंट है ना, हमने कहाँ से ये सिस्टम बोरो किया दोस्तों? ब्रिटिश से। पार्लियामेंट का हमने जो पार्लियामेंट्री मॉडल हमारा है ये हमने बोरो किया है वेस्टमिनिस्टर मॉडल। वेस्टमिनिस्टर मॉडल इसे कहा जाता है दोस्तों। ब्रिटिश में ये फॉलो किया जाता है। एंड इसके दोस्तों दो फीचर होते हैं वेस्टमिनिस्टर के, मतलब वहाँ का जो पार्लियामेंट है ब्रिटिश का, उसके दो फीचर हैं। पहला क्या है? बायकैमरलिज्म। बायकैमरलिज्म का मतलब दोस्तों क्या हुआ? बाय का मतलब होता है टू, एंड कैमरा का मतलब एक तरह से होता है चैम्बर, यानी कि दो चैम्बर मतलब दो हाउस। ब्रिटिश के अंदर भी दोस्तों दो हाउस हैं। वहाँ पे कहा जाता है, मतलब उनके अलग अलग नाम है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। ऐसे ही दोस्तों उसी के मॉडल पे हमने क्या किया है? अपने देश में पार्लियामेंट बनाया है। यहाँ पर हमें उनके नाम पसंद नहीं आए तो हमने नाम बदल लिए। नाम क्या रख दिया हमने? लोकसभा एंड राज्यसभा। इसलिए हमारे क्या हैं? दो हाउस हैं। मतलब बायकैमरलिज्म हमने फॉलो किया है। ये क्या है दोस्तों? वेस्टमिनिस्टर मॉडल फॉलो किया है। एंड इसका पहला कंपोनेंट तो ये है बायकैमरलिज्म। दूसरा कंपोनेंट क्या है इसका वेस्टमिनिस्टर का? दूसरा है दोस्तों कि कैबिनेट जो होते हैं, मतलब जो मोदी साहब के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, एक तरह से जो कैबिनेट है एक तरह से वही न्यूक्लियस ऑफ पावर है। यानी कि सारी की सारी पावर हमारे देश में किसके पास रहती है? कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास रहती है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास रहती है। राष्ट्रपति साहब सिर्फ वही काम करते हैं जो उनको मोदी साहब के मंत्री उनको एडवाइस करते हैं, यानी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस करते हैं राष्ट्रपति साहब सिर्फ वही करते हैं। तो वेस्टमिनिस्टर के दोस्तों दो कंपोनेंट हैं। पहला है बायकैमरलिज्म, मतलब हमने जो फॉलो किया है लोकसभा एंड राज्यसभा। दूसरा हमने फॉर्म किया है कैबिनेट सिस्टम, जो मोदी साहब के मंत्रिमंडल हैं। तो ये एक छोटा सा पार्ट था, मैंने सोचा आपको ये भी बता देता हूँ। कई बार ये भी एग्जाम में आ जाता है कि मतलब हमारा पार्लियामेंट कौन से सिस्टम पे बेस्ड है, तो आप बोलेंगे वेस्टमिनिस्टर मॉडल। अब दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा था, राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस, सेकंड हाउस एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में क्या है? रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये स्टेट्स को। स्टेट का मतलब जो हमारे देश में राज्य हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश वगैरह ये सब। अब दोस्तों क्या हुआ कि कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अब आपको ये समझने के लिए एक छोटी सी चीज और समझनी होगी। एक शब्द है दोस्तों फेडरलिज्म। फेडरलिज्म या फेडरेशन आप कुछ भी कह सकते हैं, इसे फेडरेशन मैंने लिख दिया, FEDERATION। तो दोस्तों फेडरेशन एक शब्द है, इसका मतलब होता है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। या तो आप कह लीजिए लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कह लीजिए दोस्तों, या फिर आप कह लीजिए डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि यूनियन लेवल पे अलग सरकार बनेगी एंड स्टेट लेवल पे अलग सरकार बनेगी। जैसे कि हमारे देश में दोस्तों अभी फॉलो किया जाता है, जैसे मोदी जी की सरकार अलग है यूनियन लेवल पे, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी सरकार अलग होती है। फॉर एग्जांपल योगी आदित्यनाथ जी, वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, यानी उनकी सरकार अलग है। तो डिवीजन ऑफ पावर है, मतलब स्टेट में किसकी पावर है? योगी जी की। यूनियन पे किसकी पावर है? मोदी जी की। तो डिवीजन ऑफ पावर एंड लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट दोस्तों वही है कि दोनों की अपनी अपनी सरकार है, केंद्र पे अलग सरकार, राज्य की अलग सरकार। तो फेडरेशन का मतलब होता है ये। अब दोस्तों फेडरेशन भी दो टाइप के होते हैं। अब फेडरेशन
दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रू फेडरेशन मतलब ट्रू फेडरलिज्म कह लीजिए, एक होता है क्वासी फेडरल। अब हम जो दोस्तों फॉलो करते हैं वो है क्वासी फेडरल। अब मैं दोस्तों बोर्ड पे एक ड्राइंग करने जा रहा हूं, आप इस ड्राइंग को ध्यान से देखना कि मैं दो तरह की ड्राइंग बनाऊंगा, देखने में एक जैसे ही लगेगा बट दोनों के स्टाइल को देखना मैं कैसे बनाता हूं। मतलब आप इस चीज पे गौर करना कि दोनों को बनाने का मतलब क्या है। पहला दोस्तों देखो मैं ऐसे बना रहा हूँ, छोटे छोटे स्क्वायर्स को मैंने मर्ज कर दिया एंड छोटे छोटे स्क्वायर्स को मर्ज करके मैंने एक बड़ा स्क्वायर बना दिया, मतलब एक बड़ा सा स्क्वायर बनाया। अब दोस्तों जो ये छोटे स्क्वायर्स हैं इसका मतलब है यहाँ पे स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट्स जो होते हैं, जैसे हमारे देश में कैसे हैं, अभी मैंने एग्जांपल दिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे स्टेट्स हैं। तो दोस्तों ये क्या किया मैंने, एक छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के एक बड़ा स्टेट बना दिया, ठीक है। अब एक दोस्तों देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है कि एक बड़े से स्टेट को, मतलब एक बड़े से, एक तरह से यूनियन के लेवल को या एक बड़े स्क्वायर को मैंने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे स्क्वायर्स में। देखने में दोस्तों दोनों का लॉजिक यही है कि इसमें भी छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, इसमें भी छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें क्या है कि छोटे छोटे स्क्वायर से मिला के एक बड़ा स्क्वायर बनाया है, एंड इसमें क्या डिफरेंस है कि एक बड़ा स्क्वायर को काट के, मतलब एक बड़े स्क्वायर को डिवाइड करके छोटे छोटे स्टेट्स बना रखे हैं। अब इससे फर्क क्या पड़ा दोस्तों, जैसे कि आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसे क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि जो वहाँ के स्टेट्स थे, जो अमेरिका के राज्य थे पहले, उन्होंने फैसला लिया कि हम लोग सारे एक साथ हो जाते हैं, यानी यूनाइट कर जाते हैं एंड एक प्रॉपर देश बना लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स का रहने का कोई फायदा नहीं, तो उन्होंने क्या फैसला लिया दोस्तों, जो वहाँ के स्टेट्स हैं, अमेरिका के जो स्टेट्स हैं, एस से मतलब स्टेट्स, उन्होंने फैसला लिया कि हम लोग सारे एक साथ आ जाते हैं एंड एक साथ आके क्या बना लेते हैं, एक प्रॉपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे किसकी मर्जी चली, स्टेट ने डिसाइड किया, किसने डिसाइड किया, स्टेट ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, जितने भी छोटे छोटे स्टेट्स हैं सब लोग कंबाइन करके एक बड़ा स्टेट बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पावर स्टेट की है। अब देखो दोस्तों कि जो स्टेट है वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आया है, मतलब कंबाइन होने यहाँ पर अपनी मर्जी से है। स्टेट की यहाँ पे मर्जी है, उसका जब मन करेगा यहाँ से निकल के वापस बाहर आ सकता है, यानी कि छोटा स्टेट वापस से बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पहला एग्जाम्पल, ये फॉलो होता है यूएसए में। यूएसए में क्या है कि छोटे छोटे स्टेट्स ने मिलके एक बड़ा देश बना दिया, अमेरिका बना दिया। मतलब अमेरिका के जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वो एक साथ आए, उन्होंने फैसला किया हम बना देंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब दोस्तों ये है इंडिया का एग्जाम्पल। इंडिया के एग्जाम्पल में क्या है कि हमारा देश एक पहले से यूनाइटेड इंडिया था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ दोस्तों तो आर्टिकल 1 बनाया गया, उसमें साफ साफ लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी कि दोस्तों क्या मतलब है इस शब्द का, यूनियन ऑफ स्टेट्स, की वो पहले से कंबाइंड है। ऐसा अमेरिका जैसा नहीं है कि छोटे छोटे स्टेट्स मिलकर एक बड़ा स्टेट बना रहे हैं, इसमें पहले से है, मतलब यूनियन है एक पूरा। ये जो मैंने बड़ा सा स्क्वायर बनाया ये प्रॉपर एक यूनियन है। यूनियन किसका है, स्टेट्स का, कि छोटे छोटे स्टेट्स होंगे उसमें, यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारा भारत क्या है, छोटे छोटे स्टेट्स है, मतलब छोटे छोटे स्टेट्स को डिवाइड कर रखा है एक बड़े से यूनियन को। जैसे कि दोस्तों ये क्यों किया, इतना बड़ा मान लीजिए भारत देश है तो हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, मतलब एक तरह से काम करने का प्रोसेस होता है, थोड़ी आसानी हो सके इसलिए डिवाइड कर दिया कि यूपी आप अपना काम संभालो, बिहार आप अपना काम संभालो, महाराष्ट्र है आप अपना काम संभालो, केरला आप अपना काम संभालो, अरुणाचल प्रदेश आप अपना काम संभालो। मतलब इनको बोल दे कि आप अपना अपना एडमिन डिपार्टमेंट संभालिए, बट क्या नहीं कर सकते दोस्तों यहाँ पे ये लोग यहाँ से निकल के बाहर नहीं आ सकते। मतलब ऐसे कल को ऐसा नहीं हो सकता कि केरला बोले कि मेरे को इंडिया में नहीं रहना है, मतलब ये जो यूनाइटेड स्ट्रक्चर है इसमें नहीं रहना है, मेरे को अलग से एक अपना देश बनाना है। तो दोस्तों इस केस में ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे इनके पास ऑटोनॉमस पावर नहीं है। जो ये था पहले वाला केस था, यहाँ पे स्टेट अपनी मर्जी से इकट्ठा हुए थे, अपनी मर्जी से इकट्ठा होकर उन्होंने एक बड़ा देश बनाया था। बट यहाँ पे हमारा एक देश पहले से था, हमने उसको बीच में से तोड़ा है ताकि वो लोग काम कर सकें आसानी से। पूरे देश को एक साथ चलाना दोस्तों मुश्किल होता है, इसलिए हमने डिवाइड कर दिया स्टेट्स में, यानी कि राज्य में बांट दिया हमारे देश को ताकि काम करने में आसानी हो। सिर्फ इसलिए हमने ऐसा किया। तो अब दोस्तों जब हमने इसलिए ऐसा किया तो हमने क्यों किया, खाली काम करने में आसानी हो कि
जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, वो करने में आसानी हो। सरकारी फाइल्स वगैरह आपको पता है, जितना भी मतलब सरकारी लेना देना है सब अपना अपना आराम से करें, किसी को कोई दिक्कत ना हो, अपने हिसाब से मैनेज करें अपने स्टेट को। तो हमने एक बड़े से स्टेट को डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये लोग जो हैं ये बाहर नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि ये पूरा एक यूनियन है। तो दोस्तों अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे स्टेट ज़्यादा पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि स्टेट ने मिलके मतलब एक तरह से ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया है। बट जो हमारा केस है, हमारे भारत का केस है, इसमें दोस्तों यूनियन ज़्यादा पावरफुल है। मतलब केंद्र सरकार जो है वो ज़्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों, यानी स्टेट की मर्जी है, उनका जब मन करेगा वो यहाँ इस यूनाइटेड स्टेट से बाहर निकल सकते हैं। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है, यानी कि यहाँ पे यूनियन डोमिनेंट है। अब दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि राज्यसभा क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट्स के राज्यसभा के अंदर। अब दोस्तों क्या हुआ कि जो हमने बोला कि एक बड़ा यूनियन है, उसमें छोटे छोटे स्टेट्स हैं, एंड ज़्यादा पावरफुल कौन है? यूनियन है, यानी हमारी केंद्र सरकार है। तो मान लीजिए दोस्तों जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के हो गए, देन फिर साउथ के हो गए, मतलब आप कह सकते हैं जो भी, मान लीजिए एक कोई सा भी स्टेट का एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश तो दोस्तों छोटा सा स्टेट हो गया एज कंपेयर टू पूरा यूनियन। तो मध्य प्रदेश डरने लगा कि अगर हमारे देश में कानून बनाए जाएंगे एंड अगर सारी की सारी पावर किसके पास रहेगी? यूनियन के पास रहेगी। मतलब जब भी देश में कानून बनेंगे एंड सारी पावर अगर यूनियन के पास रही तो ये लोग अपने हिसाब से कानून बनाएंगे, हम लोगों को नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी स्टेट को नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने मध्य प्रदेश बोला, तो मध्य प्रदेश डर रहा था कि जब कानून बनाए जाएंगे तो मध्य प्रदेश के हिसाब से नहीं बनाए जाएंगे, यूनियन गवर्नमेंट अपने हिसाब से बनाएगी। तो दोस्तों इसीलिए क्या किया गया? हमारे संविधान में बनाया गया, हमारे देश में फॉलो किया गया राज्यसभा। राज्यसभा में दोस्तों क्या होता है कि हर एक स्टेट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे राज्यसभा के अंदर। जिस भी स्टेट में विधानसभा है, वहां की सरकार चलती है, वहां पे दोस्तों क्या करेंगे? वो राज्यसभा में अपने प्रतिनिधि भेजेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। अब जब दोस्तों मान लीजिए जो स्टेट डर रहा था, यहाँ पे मध्य प्रदेश डर रहा था कि कानून बनाते समय हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, यूनियन डोमिनेंट है तो वो सारा काम खुद कर लेगी। बट जैसे ही ये बात आई कि राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्टेट के, तो क्या हुआ दोस्तों? मध्य प्रदेश थोड़ा सा खुश हो गया कि अब से कानून जब बनेगा तो राज्यसभा की परमिशन तो लेते ही हैं, यानी कि हम लोग भी इसमें वोट कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको अभी मैंने बताया था कि कानून अगर बनाना है तो राज्यसभा प्लस लोकसभा से पास होना जरूरी है। एंड राज्यसभा में कौन है? स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो अब स्टेट को डरने की बात नहीं है। तो दोस्तों ये है हमारा, जो मैंने राइट हैंड पे स्ट्रक्चर समझाया, इसे कहते हैं क्वासी फेडरल। मैं स्पेलिंग अभी लिख देता हूँ बोर्ड रब करके। एंड जो लेफ्ट में था दोस्तों इसे कहते हैं ट्रू फेडरलिज्म, मतलब ट्रू फेडरल। एंड जो राइट में हमारा इंडिया वाला है इसे कहते हैं हम क्वासी फेडरल विद द यूनिटरी टिल्ट। मैं दोस्तों दोबारा से लिख देता हूँ, मतलब लिख देता हूँ क्वासी, QUASI, क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल विद यूनिटरी टिल्ट। अब दोस्तों यूनिटरी टिल्ट का मतलब क्या हुआ? आप लोग गेस कर सकते हैं तो ज़रूर करना। क्वासी फेडरल दोस्तों क्या है? जो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि छोटे छोटे स्टेट्स, मतलब इंडिया ने क्या कर रखा है, छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि काम करने में आसानी हो। तो ये था क्वासी फेडरल, यानी कि स्टेट भी अपना कानून अलग बना सकती है। योगी सरकार जो है वो अपना कानून अलग बनाए, मोदी जी की सरकार अपना कानून अलग बनाए। तो दोस्तों ये है क्या? क्वासी फेडरल, यानी कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। बट दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है यूनिटरी टिल्ट। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो दोस्तों हमारे संविधान में 3 लिस्ट हैं, 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं। यूनियन लिस्ट है, देन है स्टेट लिस्ट है, देन है कॉन्करेंट लिस्ट। अब दोस्तों फेडरल का मतलब होता है कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है ये भी अपने लिए कानून बना सकती है। तो दोस्तों जो 3 लिस्ट है ना, पहला है यूनियन लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनियन पे जो सरकार है, मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन पे जो पार्लियामेंट है,
अगर यूनियन के लिए कोई लॉ बनाना है तो कौन बनाता है? पार्लियामेंट। ऐसे ही स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उसमें कौन कानून बना सकता है? सिर्फ स्टेट की विधानसभा बना सकती है, पार्लियामेंट नहीं बना सकती नॉर्मल कंडीशंस में। एंड दोस्तों जो कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट का मतलब होता है कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है एंड राज्य सरकार भी, मतलब पार्लियामेंट भी बना सकता है एंड स्टेट की जो विधानसभा है वो भी कानून बना सकती है। अब दोस्तों यूनिटरी टिल्ट क्यों कहा मैंने? क्योंकि ड्यूरिंग इमरजेंसी नॉर्मल टाइम पे हम क्या फॉलो कर रहे हैं दोस्तों? फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अलग है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है। बट जब हमारे देश में इमरजेंसी लगाई जाती है दोस्तों, आपको पता है नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 जब भी हमारे देश में लगाई जाती है तो क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है वो स्टेट सब्जेक्ट पे भी अब कानून बना सकता है। मतलब जो फेडरल कैरेक्टर था इसको अब फॉलो नहीं करेंगे हम लोग, यानी कि सारी की सारी पावर किसके पास आ गई? यूनियन के पास आ गई। इसलिए कहते हैं इसको यूनिटरी टिल्ट, यानी सारी की सारी पावर केंद्र सरकार के पास चली जाती है इमरजेंसी के टाइम पे। अब वो लोग स्टेट सब्जेक्ट पे भी कानून बना सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे रहा हूं ताकि पार्लियामेंट समझने में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ये सब दोस्तों बहुत ही कम जगह पढ़ाया जाता है, क्वासी फेडरल, ये सब तो आधे लोगों ने नाम भी नहीं सुना होता जो मैंने अभी आपको बताया ना। तो आप इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना दोस्तों। अब दोस्तों जो हम पढ़ रहे थे राज्यसभा एंड लोकसभा, अब इसको हम कंपेयर करके पढ़ेंगे दोस्तों, राज्यसभा एंड लोकसभा। इसे दोस्तों कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब इसमें कौन है? रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट्स के। अब जो राज्यसभा है इसमें क्या है दोस्तों? रिप्रेजेंटेटिव, REP लिख दे रहा हूं मैं। रिप्रेजेंटेटिव किसके हैं? भारत की जनता, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। भारत की जो जनता है, हम लोग डायरेक्टली वोट करते हैं लोकसभा के लिए, यानी हमने किसको भेजा है यहाँ पे वोट करके? मोदी जी को भेजा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं लोकसभा के वो कौन चुनता है? भारत की जनता डायरेक्ट चुनती है दोस्तों। एंड राज्यसभा में क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो MLAs होते हैं वो लोग यहाँ पे वोट करते हैं। MLAs का मतलब क्या हुआ? विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जितने भी राज्य हैं हमारे देश में जिनके पास अपनी विधानसभा है एंड दो हमारी जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली एंड पौंडीचेरी, अभी जम्मू कश्मीर भी है दोस्तों जिसके पास लेजिस्लेचर आने वाला है, अभी नहीं है। बट अभी के लिए हमारे पास कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना विधानसभा है? दैट इज दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो वो लोग भी वोट करते हैं राज्यसभा में अपने प्रतिनिधि को भेजने के लिए। तो दोस्तों वो इनडायरेक्ट इसलिए कहलाता है कि भारत की जनता डायरेक्ट वोट नहीं कर रही, भारत की जनता ने पहले विधायक लोगों को वोट किया एंड विधायक लोगों ने वोट करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया राज्यसभा में। तो आप मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। इनडायरेक्ट इसको क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्टली वोट नहीं किया। जो यहाँ के वो होते हैं ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं जो, उनमें हम डायरेक्टली वोट नहीं करते। हम वोट किसको करते हैं दोस्तों? आपको पता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो मान लीजिए केरला की अपनी विधानसभा है, केरला की क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो हमने वहां पे वोट करके MLAs बनाए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। डायरेक्ट हमने वोट किसको किया? MLAs को। अब MLAs वोट करेंगे, यानी MLAs वोट कर सकते हैं, हम वोट नहीं कर सकते। किसके लिए? राज्यसभा में MP बनाने के लिए। तो दोस्तों क्या हुआ? ये इनडायरेक्ट हो गया। अब जो हमारा लोकसभा है दोस्तों ये डायरेक्ट इलेक्शन के ऊपर है। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि भारत की जनता डायरेक्ट वोट देती है। 18 प्लस के दोस्तों जितने भी लोग हैं हमारे देश, 18 प्लस के जितने भी लोग हैं हमारे देश में वो सब डायरेक्ट वोट करके लोकसभा सांसद बना सकते हैं। जैसे कि मोदी जी हमारे कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? वाराणसी से। तो वाराणसी की जनता ने डायरेक्ट वोट देके मोदी जी को भेजा है लोकसभा के अंदर। ऐसे ही जितने भी सांसद हैं लोकसभा में, सबको किसने वोट किया है? भारत की जनता ने। ये दोस्तों मैंने आपको बताया डायरेक्ट का। अब इसमें कुछ नॉमिनेशन भी होते हैं, जैसे कि मैं एक सेकंड दोबारा से इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। अभी दोस्तों मैंने बताया कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब जैसे राज्यसभा के अंदर आपको पता है टोटल कितनी सीट्स होती हैं? 250। ये दोस्तों टोटल स्ट्रेंथ है, मतलब टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है। अभी वैसे 245 चल रहा है करंट में, बट
इतनी अप्रूवल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको दे रखी है कि 250 मेंबर किस में आ सकते हैं, राज्यसभा में। तो 250 में से दोस्तों क्या होता है, 238 तो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, जो मैंने अभी ये बताया आपको ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन, उसके थ्रू हम चुनते हैं 238, एंड 12 डायरेक्टली नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति साहब के द्वारा। राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं, नॉमिनेट करके भेजते हैं राज्यसभा के अंदर। अब दोस्तों नॉमिनेट करना होता है तो उसका क्या प्रोसेस है कि किस बेसिस पे राष्ट्रपति साहब इन 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। तो दोस्तों इसमें टोटल 4 चीजें लिखी हुई हैं, दैट आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस एंड लिटरेचर। सोशल सर्विस, इस फील्ड से दोस्तों राष्ट्रपति साहब को लगता है कि अगर किसी को नॉमिनेट करके भेजना है राज्यसभा में तो राष्ट्रपति साहब भेज सकते हैं। आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस एंड लिटरेचर, यानी कि दोस्तों सिर्फ यही 4 फील्ड हैं, इसके अलावा किसी और फील्ड के व्यक्ति को नॉमिनेट नहीं कर सकते राष्ट्रपति साहब। अब दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, वो क्या है कि इसके अंदर स्पोर्ट्स भी है, यानी कि खेल और कूद जो होता है दोस्तों, स्पोर्ट्स। अब लोगों को क्यों कंफ्यूजन होती है दोस्तों, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने नॉमिनेट कर रखा था पहले यहाँ पर सचिन तेंदुलकर साहब को, एंड सचिन तेंदुलकर साहब दोस्तों क्या हैं, क्रिकेटर हैं, एंड क्रिकेट क्या है, एक स्पोर्ट है। इसलिए क्वेश्चन में ये दे दिया जाता है कि स्पोर्ट्स के बेसिस पे भी राष्ट्रपति साहब नॉमिनेट कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होता है। बट दोस्तों ये 100% गलत है, यानी कि स्पोर्ट्स के बेसिस पे नॉमिनेट नहीं कर सकते। सचिन साहब को जो नॉमिनेट किया है वो इस हेडिंग के अंदर किया है, दैट इज आर्ट, क्योंकि खेलना भी दोस्तों एक कला है, एक आर्ट है, एंड इसी सब हेडिंग के अंदर सचिन साहब को नॉमिनेट किया था राज्यसभा के अंदर। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखना कि स्पोर्ट्स हमारा इसके अंदर सब हेडिंग नहीं है। ये दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए डाल देते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर साहब को सब जानते हैं कि राज्यसभा के वो मेंबर हैं मेंबर थे, अब तो शायद नहीं है। और मैरी कॉम जी को भी बनाया हुआ था दोस्तों, अभी शायद उनका अप्रैल में एंड हो गया टर्म। तो दोस्तों ये मैंने बताया 250 मेंबर है राज्यसभा में। ऐसे ही लोकसभा में कितने हैं, लोकसभा की स्ट्रेंथ है दोस्तों 552। 552 में दोस्तों 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले है 530, दूसरा है 20 एंड तीसरा है 02 यानी 2। तो दोस्तों 530 जो है ना, इनको डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हम लोग लोकसभा में भेजते हैं। मतलब 552 में से जो 530 सीट्स हैं इसमें डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको मोदी जी का एग्जांपल दिया कि हम बनारस से उनको वोट देके हमने कहाँ भेजा, लोकसभा में, तो वो 530 की कैटेगरी में आ गया दोस्तों, कि स्टेट से खाली, यानी जो भारत के राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रहा दोस्तों सिर्फ भारत के राज्य यानी स्टेट से कितने लोग जाएंगे लोकसभा के अंदर, 530। अब दोस्तों जो बाकी के 20 लिखे हैं मैंने 20, ये कहाँ से हम इलेक्शन करके भेजते हैं, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश जो है, यानी केंद्र जिस पे कंट्रोल रखती है उसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। एंड दोस्तों यूनियन टेरिटरी से टोटल कितनी सीट्स हैं, 20 सीट्स। जैसे दिल्ली है, दिल्ली से शायद 7 सीट्स हैं, तो 7 लोगों को हम 7 लोगों को हम वोट देके कहाँ भेजते हैं, लोकसभा में डायरेक्ट वोट देते हैं दोस्तों। भारत की जनता डायरेक्ट वोट देती है। अब दोस्तों बचा 02, यानी हमने कितने कंप्लीट कर लिए, 530 + 20, 550 सीट का दोस्तों हमने समझ लिया कि स्टेट से 530, 20 आएंगे यूनियन टेरिटरी से। अब दोस्तों है 02 का मतलब है कि एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति साहब नॉमिनेट कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि इनका रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं है, मतलब ये एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है लोकसभा के अंदर। तो राष्ट्रपति साहब 2 लोगों को मतलब इस बेसिस पे कि वो एंग्लो इंडियन है उनको कहाँ भेज सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं डायरेक्टली लोकसभा में, यानी लोकसभा के वो सांसद बन जाते हैं। अब दोस्तों एंग्लो इंडियन क्या होता है, एंग्लो इंडियन होता है दोस्तों कि मतलब इनका बैकग्राउंड कह सकते हैं आप यूरोपियन। जैसे अंग्रेज हमारे देश में आए थे दोस्तों, उसके बाद जब वो लौटने लगे वापस, जब उनको यहाँ से मार के भगाया हमने, तो उनके कुछ लोग यहाँ पे रह गए। वो कह रहे थे कि हमारे लिए भारत देश ही महान है, हम भारत में रहना चाहते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग यहीं पे रह गए, इसलिए उनको कहा गया एंग्लो इंडियन। तो अब मान लीजिए अब वो रह रहे हैं दोस्तों हमारे देश में, तो हमारा धर्म है कि वो लोग अच्छे लोग में काउंट हुए, क्योंकि जो खराब थे उनको भगा दिया। अब कुछ मतलब अगर भारत से प्यार करते हैं
तो हमारे देश की जिम्मेदारी है कि इनके राइट्स का भी ध्यान किया जाए। तो इसलिए इनके रिप्रेजेंटेटिव को भी, यानी इनका जो प्रतिनिधि बन सके उसको भी हम क्या करेंगे, 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करके भेज देते हैं लोकसभा में। अगर राष्ट्रपति साहब को लगता है, तभी राष्ट्रपति साहब को लगेगा कि इनकी रिप्रेजेंटेशन हमें चाहिए लोकसभा में, तभी वो भेजेंगे, वरना नहीं भेजेंगे। दोस्तों ये था 2020 तक, यानी कि 2020 तक हमारे देश में क्या चल रहा था, एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन चल रहा था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 331 है दोस्तों। ये आर्टिकल 331 कहता है कि राष्ट्रपति साहब एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकते हैं लोकसभा में। बट दोस्तों 2020 तक ही था ये, मतलब 1950 से स्टार्ट हुआ एंड 2020 में खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया दोस्तों? क्योंकि पार्लियामेंट ने, मोदी जी की गवर्नमेंट ने एक बिल पास करा दिया, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में दोस्तों। इसको दिसंबर महीने में पास करा दिया गया बाय द पार्लियामेंट में ये बिल पेश किया था दोस्तों। एंड जब ये बिल पेश हो गया तो इसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि बिल बन गया कानून, इसलिए हो गया ये एक्ट। तो दोस्तों इस एक्ट के तहत अब से हम लोग ये नॉमिनेशन नहीं कर सकते दोस्तों। ऐसे ही जैसे प्रेसिडेंट किस में भेजते हैं, लोकसभा में, ऐसे ही गवर्नर भी भेज सकते हैं आर्टिकल 333 के तहत स्टेट की असेंबली में। स्टेट का जो विधानसभा होता है वहां पे एक एंग्लो इंडियन, राष्ट्रपति साहब 2 भेज सकते थे एंड गवर्नर साहब 1 एंग्लो इंडियन भेज सकते थे विधानमंडल में, वहां की जो विधानसभा होती है, जिस भी राज्य के वो गवर्नर हैं। बट दोस्तों जब ये एक्ट पास हुआ 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो दोस्तों क्या हुआ, ये भी काम खत्म हो गया। मतलब अब से गवर्नर साहब भी नॉमिनेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्योंकि बच्चे अपने आप को अपडेटेड नहीं रखते करंट अफेयर से। तो बुक्स में, पुरानी बुक्स में यही लिखा होता है कि 2 एंग्लो इंडियन भेज सकते हैं, बट अब जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे उनको ये बात पता होगी कि 2020 से ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है। तो दोस्तों ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए कि अब से ऐसा नहीं हो सकता, मतलब एंग्लो इंडियन को हम लोग नहीं भेज सकते लोकसभा के अंदर। अब दोस्तों जो ये है दोस्तों, जो राज्यसभा मैं अभी पढ़ा रहा था एंड इधर पढ़ा रहा था आपको लोकसभा। अब इसमें दोस्तों जो इलेक्शन मैंने बताया इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब दोस्तों क्या हुआ, स्टेट की कैपेसिटी के हिसाब से, आप कह सकते हैं कैसी कैपेसिटी दोस्तों, पॉपुलेशन की। जैसे यूपी एक बड़ा स्टेट है तो उससे ज़्यादा व्यक्ति जाएंगे कहाँ पे, राज्यसभा के अंदर। और फिर अरुणाचल प्रदेश वगैरह में जनता कम है एज कम्पेयर टू यूपी, तो वहाँ पे राज्यसभा की सीट्स कम होंगी, मतलब अरुणाचल प्रदेश के सीट्स कम होगी राज्यसभा के अंदर। तो इसे कहा जाता है दोस्तों प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे वहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाया जाता है राज्यसभा का। अब प्रोपोर्शनल का दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब पॉपुलेशन के बेसिस पे क्या करेंगे। जैसे यूपी बड़ा स्टेट है, यूपी में कितनी सीट्स दे रखी हैं दोस्तों, 31 सीट्स किसके लिए हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव में 31 है राज्यसभा में, टोटल 250 में से 250 सीट्स टोटल है दोस्तों, अभी मैंने बताया था। एंड अरुणाचल प्रदेश दोस्तों बहुत छोटा है पॉपुलेशन के मामले में, तो फिर वहाँ से सिर्फ 1 रिप्रेजेंटेटिव है राज्यसभा में। तो आप समझ सकते हैं कि ये पॉपुलेशन के बेसिस पे एक तरह से इन्होंने ऐसा कर रखा है। एंड दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे रखा है। अगर हमें देखना है कि कौन से स्टेट से राज्यसभा में कितनी सीट्स होनी चाहिए, तो ये हमारे संविधान के शेड्यूल में लिखा हुआ है, 4th शेड्यूल। यानी कि जब भी हमें जानना है कि राज्यसभा में कौन से स्टेट से कितनी सीट्स होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे, शेड्यूल 4 को उठा के चेक करेंगे, शेड्यूल 4th शेड्यूल। तो दोस्तों ये क्या है, 4th शेड्यूल। 4th शेड्यूल में हमें क्या पता चलता है कि राज्यसभा से टोटल कितनी सीट्स हर एक स्टेट की हैं। एंड दोस्तों ये हमारा डायरेक्ट इलेक्शन है, इसमें था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें दोस्तों क्या है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से डायरेक्ट इलेक्शन कर लेते हैं। आपको पता है कि हर एक स्टेट में अलग, मतलब बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना रखी होती हैं, एक एरिया डिफाइन कर रखा होता है एंड उसी एरिया से हम लोग एक एक सांसद भेज देते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो इसमें दोस्तों मेन वर्ड है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इसमें है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये दोनों शब्द भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
एंड फिर दोस्तों इसकी बात क्या अब दोस्तों अब इसकी टर्म की बात कर लेते हैं हम। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या कोई मेरे को ये बता सकता है कि राज्यसभा की टर्म क्या होती है? मेरे शब्दों पे दोस्तों ध्यान देना, मैंने पूछा राज्यसभा की टर्म, यानी राज्यसभा को कब डिसॉल्व किया जा सकता है, इनकी टर्म क्या होती है। तो दोस्तों आप इसको बोल्ड लेटर्स में लिख लीजिए कि राज्यसभा को कभी भी एबॉलिश नहीं किया जा सकता। इनडेफिनेट पीरियड के लिए राज्यसभा रहता है, कोई भी टर्म इनकी नहीं रहती। टर्म का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कितने टेन्योर यानी कितना समय के लिए राज्यसभा रहना चाहिए, ये डिफाइंड नहीं है। ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए दोस्तों राज्यसभा रहता है, यानी कि राज्यसभा को हम लोग एबॉलिश नहीं कर सकते। ये अनलिमिटेड टाइम के लिए है, मतलब लाइफ टाइम के लिए राज्यसभा हमारे देश में रहेगा। एंड दोस्तों रही बात लोकसभा की, तो जब हम इलेक्शन करके सपोज जैसे मोदी जी को हमने भेजा तो कितने टाइम तक रहते हैं मोदी जी दोस्तों, मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कब तक रहते हैं, 5 साल तक। एंड जो लोकसभा की टर्म है वो भी 5 साल तक ही रहती है, यानी कि क्या हुआ, को टर्मिनस है दोनों आपस में, कि जो इनके मेंबर की टर्म होगी वही लोकसभा की भी टर्म होगी। जैसे ही मेंबर का सबका टर्म खत्म हो गया तो लोकसभा भी डिसॉल्व हो जाती है। इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा वो पूछा था आपसे कि राज्यसभा की टर्म। अब मेरा क्वेश्चन है कि राज्यसभा के मेंबर की टर्म, यानी उनके सदस्य जो होते हैं उनकी टर्म क्या होती है। तो दोस्तों उनकी टर्म होती है 6 ईयर्स, इसमें क्या है 5 ईयर्स। आपको ये याद रखना है कि लोकसभा का अगर कोई मेंबर है तो उसकी टर्म होगी 5 ईयर्स, एंड अगर कोई राज्यसभा का मेंबर है तो उसकी टर्म होगी 6 ईयर्स। अब दोस्तों राज्यसभा को इतना दिमाग लगा के इन्होंने बनाया है कि जैसे कि अब दोस्तों इन्होंने ऐसे सपोज एक तरह से मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया ये कि 6 साल ये टोटल इन्होंने बोला टर्म होना चाहिए, यानी 6 साल पूरा का पूरा टर्म है, ठीक है। बट इन्होंने ऐसा इसको कर रखा है कि जब 2 साल खत्म होने वाले होंगे ना, तो हर एक 2 साल मतलब जब भी एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स जब भी 2 साल खत्म होने वाले होंगे तो 1/3 मेंबर रिटायर कर जाएंगे दोस्तों ऑटोमेटिकली। उनका टर्म ही ऐसे डिफाइन किया गया है कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा क्या होंगे दोस्तों, रिटायर हो जाएंगे। फिर क्या होगा, दोबारा से 1/3 मेंबर्स का इलेक्शन किया जाएगा, यानी जो बाकी सीट्स हैं वो फिल की जाएंगी। मैंने दोस्तों इसको 3 डब्बे इसलिए बनाए हैं कि जैसे ही 2 साल खत्म होने वाला है तो 1/3 मेंबर क्या होंगे दोस्तों, रिटायर हो जाएंगे, मतलब उनकी सीट्स खाली हो जाएंगी, फिर दोबारा से इलेक्शन कराया जाता है। तो ये चीज दोस्तों आपको याद रखनी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब दोस्तों ये था राज्यसभा का। अब लोकसभा में दोस्तों एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि मान लीजिए अभी मैंने बताया आपको सबसे पहले तो कि लोकसभा की टर्म क्या है 5 साल, यानी कि हम जब चुनाव करके भेजते हैं, सरकार बनवाते हैं हमारे देश में तो 5 साल के लिए रहते हैं नॉर्मल कंडीशन में। एंड दोस्तों अगर सपोज बीच में ही 5 साल से पहले ही जनता का विश्वास सरकार से उठ गया तो सरकार को एंड लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, मतलब फिर सरकार को रिजाइन देना पड़ेगा एंड इलेक्शन हम दोबारा से करवाएंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन दोस्तों इसे कहते हैं, यानी कि अब हमारा विश्वास नहीं है, अब हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है हमारी गवर्नमेंट पे, तो हम उनको वहां से हटा देते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं 5 साल से पहले ही। ये ऑप्शन भी है, यानी कि 5 साल से पहले भी हम उनको क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व, पूरे 5 साल तक रहने नहीं देते। अब दोस्तों एक एक्सेप्शन है, क्या 5 साल से ज्यादा रह सकती है लोकसभा हमारी जो है। तो दोस्तों इसका भी एक एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है दोस्तों। क्या है कि हम लोग 5 साल से ज्यादा भी लोकसभा को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब दोस्तों कब कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम दोस्तों कब कर सकते हैं, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगाई जाती है। आर्टिकल 352 में आपको पता है नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं, तो उस टाइम पे दोस्तों हम लोकसभा को 1-1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 साल उनका टर्म होता है नॉर्मल, बट हम क्या कर सकते हैं 1-1 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि हमें ज़रूरत लगी कि लोकसभा को और रहना चाहिए तो हम 1 साल के लिए एक्सटेंड कर लेंगे, फिर दोबारा ज़रूरत लगी तो दोबारा से 1-1 साल के लिए एक्सटेंड कर लेंगे, फिर लगा तो दोबारा 1 साल के लिए। ऐसे दोस्तों हम लोग
अनलिमिटेड टाइम के लिए यानी इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोकसभा को एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई भी टाइम लिमिट हमारे संविधान में नहीं दे रखी दोस्तों। क्यों ऐसा दोस्तों क्यों किया है? क्योंकि आपको पता है अगर हमारे देश में कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है तो एटलीस्ट कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो फैसला ले सके। तो दोस्तों क्या है ये कि एक्सटेंड वो लोग कर सकते हैं, बट दोस्तों डिसॉल्व भी कर सकते हैं इमरजेंसी में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट एक ही ऑप्शन दे रखा है। जब हमारे देश में 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी तो उन्होंने अपने टर्म को 2 साल के लिए एक्सटेंड कर लिया था। मतलब सरकार 5 साल के लिए बनाई जाती है बट उन्होंने 7 साल तक सरकार चलाई थी। क्यों चलाई थी? इसका यूज किया था दोस्तों उन्होंने, जो ये एक्सेप्शन दे रखा है कि 1-1 साल के लिए उन्होंने 2 बार एक्सटेंड किया था। वरना 1975 में दोस्तों उनका टर्म खत्म हो गया था, बट वो 1977 तक थी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों ये हो गया हमारा टर्म से रिलेटेड हमने ये दोनों टर्म को भी डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों अगर इनका मेंबर बनना है, मतलब आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है ना, अगर लोकसभा का मेंबर बनना है, तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है कि ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जिसके बेसिस पे आप राज्यसभा के मेंबर बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों एक सिंपल सी क्वालिफिकेशन है कि आपकी उम्र यानी आपकी एज कितनी होनी चाहिए, मोर देन और इक्वल टू 30 ईयर्स ऑफ एज। एंड लोकसभा में दोस्तों कितनी एज चाहिए होती है, 25 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल। एंड अगर राज्यसभा का बनना है तो कम से कम एज 30 साल। एंड दोस्तों इन दोनों की एक कॉमन क्वालिफिकेशन क्या है कि भारत के नागरिक होने चाहिए। यानी अगर आपको चाहे लोकसभा का मेंबर बनना हो चाहे राज्यसभा का मेंबर बनना हो, आपको भारत का सिटीजन होना कंपलसरी है। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आप लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। अब दोस्तों ये थी क्वालिफिकेशंस। अब कुछ दे रखी हैं डिसक्वालिफिकेशंस, मतलब एक बार ये लोग मेंबर बन गए तो इनको कैसे हटा सकते हैं। अब दोस्तों इनको हटाने का दोनों का सेम है, तो मैं एक ही तरफ को लिख दे रहा हूं कि इन लोगों के पास क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया OOP, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसको दोस्तों हम बाद में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अब भी आप इसका मतलब इतना ही समझिए कि एक तरह से ये जो मेंबर बने होते हैं ये कहीं और से पैसा नहीं कमाए गवर्नमेंट जॉब करके, मतलब प्रॉफिट का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि कमाई कर रहे हैं कहीं से। तो मतलब एक तो वो अपनी सैलरी ले रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे भी, प्लस अगर वो कहीं से एक्स्ट्रा इनकम अपनी कमाते हैं कहीं पे दूसरी जॉब करके, तो दोस्तों उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उनको उनके पद से हटा दिया जाता है, उनकी सदस्यता उनसे छीन लेते हैं। दूसरा है दोस्तों अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ, बैंकरप्ट। यानी कि बैंकरप्ट का मतलब दोस्तों आपको पता ही है कि ऐसा भी ना हो पूरा का पूरा कर्जे में डूबा हो बंदा, कि उस पर इतना केसेस चल रहा है कर्जे को लेकर कि वो पैसा वगैरह नहीं दे पा रहा। तीसरा है दोस्तों कि मेंटली स्टेबल होना चाहिए, मतलब मेंटली अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। यानी कि मेंटल स्टेबल अगर बंदा है तभी मेंबर बन सकता है, अदरवाइज वो मेंबर नहीं बन सकता। तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या है कि माइंड उसका ठीक होना चाहिए। मैं सिर्फ माइंड लिख देता हूँ कि माइंड के मतलब अगर वो अनस्टेबल हुआ तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। एंड चौथी डिस्क्वालिफिकेशन है दोस्तों, हमारे देश में एक एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसमें दोस्तों लिखा है बाकी डिस्क्वालिफिकेशन के टाइप्स कि अगर इस बेसिस पे इस एक्ट के तहत भी अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन के वो मतलब करता है काम तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उनकी मेंबरशिप उनसे छीन ली जाएगी। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए ये सारे के सारे राज्यसभा के लिए भी हैं। लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों का कॉमन है, क्वालिफिकेशन भी एंड डिस्क्वालिफिकेशन भी। बस एक क्वालिफिकेशन का जो डिफरेंस आपको याद रखना है कि राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 साल, लोकसभा का मेंबर बनना है तो 25 साल। तो दोस्तों ये था हमारा इन दोनों का ये। अब दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा जो है उनके मेंबर की टर्म होती है 6 साल, ठीक है, एंड लोकसभा के मेंबर की टर्म कितनी होती है 5 साल। तो दोस्तों मान लीजिए 6 साल की टर्म है, ठीक है, किसी एक मेंबर की टर्म है 6 साल, ठीक है। अब वो जो मेंबर हैं उन्होंने क्या किया, वो मान लीजिए 5 साल तक, ये राज्यसभा की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, वो 5 साल तक उस पद पे रहे, उसके बाद उनकी क्या हो गई दोस्तों, डेथ हो गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। एंड दोस्तों जैसे ही उनकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा, सीट जो उनकी है वो वेकेंट हो जाएगी, यानी वैकेंसी आ गई एक।
तो दोस्तों क्या करना है, अब हम वैकेंसी तो छोड़ नहीं सकते, जो इनकी सीट खाली है उनको क्या करना है, हमें फिल करना है। तो हमने दोबारा से इलेक्शन करवाए। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि जो हमने दोबारा से इलेक्शन करवाए तो वो जो मेंबर नए आएंगे राज्यसभा के अंदर वो कितने टाइम के लिए मेंबर रहेंगे। मैं आपको दोस्तों ऑप्शन देता हूँ, आप बताना कि पहला है दोस्तों कि वो पूरे 6 साल के लिए मेंबर रहेंगे, अगला है 5 साल के लिए रहेंगे, अगला है 1 साल के लिए मेंबर रहेंगे, एंड फिर अगला है नन ऑफ द अबव, दैट इज नोट। तो दोस्तों ये मैं चार ऑप्शन दिया, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर अगर आपको पता है तो गेस भी कर सकते हो दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, मैंने बोला कि अगर 6 साल की उनकी टर्म है बट 5 साल टर्म करने के बाद उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, यानी इनकी डेथ हो गई, तो सीट हो गई वेकेंट। अब दोस्तों क्या होगा कि जो नए सदस्य बनकर आएंगे ना तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ही रह सकते हैं, यानी कि रिमाइंडर ऑफ द टर्म, कोई भी एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं दोस्तों, रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए वो क्या रहेंगे, मेंबर रहेंगे। उसके बाद वो उस पद से हटा दिए जाएंगे, या तो वो दोबारा से इलेक्शन करके फिर से मेंबर बने, अगर वो इलेक्शन नहीं जीत पाते तो उनको 1 साल के बाद वापस से हटा दिया जाता है। अब दोस्तों ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए हमने अभी एक अरेंजमेंट पढ़ा कि हर 2 साल पे 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। इसलिए ये जो सिस्टम हमने बना रखा है ये बिगड़े नहीं, इसलिए हमने ये प्रोविजन डाला है कि चाहे किसी की मृत्यु हो जाए बीच में, बट जो नया मेंबर चुन के आएगा वो सिर्फ उतना ही चुन के आएगा ताकि टोटल मिला के 6 साल हो सके, कि 5 साल वो पहले से जी के गए हैं, मेंबर बन के गए थे, अब जो नए आएंगे वो 1 साल और कर लेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 साल। इसलिए दोस्तों ये जो सिस्टम पूरा का पूरा मेंटेन रह सके, 1/3 मेंबर के जो रिटायरमेंट का सिस्टम है, तभी हमने ये प्रोविजन डाला है कि वो रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए ही खाली मेंबर रहेंगे, उसके बाद हटा दिए जाएंगे। अब दोस्तों अब अगर हम बात करें राज्यसभा एंड लोकसभा की, तो इसमें हम 2 चीज पढ़ेंगे अभी, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एंड ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक, सब टॉपिक कह सकते हैं। इसके बाद हम पार्लियामेंट के सेशन को नेक्स्ट क्लास में वापस से डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों पार्लियामेंट का मैंने क्या बताया, पार्लियामेंट जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पार्लियामेंट में क्या है, राज्यसभा एंड है लोकसभा। अब दोस्तों इसमें तो काफी सारे मेंबर्स होते हैं, 250 मेंबर्स होते हैं, इसमें 552 मेंबर्स हैं। तो दोस्तों इतने सारे मेंबर्स को कंट्रोल कैसे करें कि सबको बोलने का मौका भी मिले, मतलब एक तरह से आपने देखा होगा क्लास में क्या होता है, एक मॉनिटर होता है, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे भी एक मॉनिटर है दोनों जगह। मॉनिटर का मतलब क्या हुआ कि वो इन लोगों को कंट्रोल करेंगे। मॉनिटर का काम क्लास में क्या होता है, जब हम स्कूल में मॉनिटर बनते थे, कि वो बच्चों को कंट्रोल करे, कोई शोर शराबा ना करे। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर भी एक मॉनिटर बनाया जाता है ताकि वो इन सदस्य को कंट्रोल करें कि ये फालतू में चिल्लम चिल्ली ना मचाएं, इनको कंट्रोल करें एंड इनको शांति से बोलने का मौका देते रहें। तो दोस्तों जो यहाँ के मॉनिटर होते हैं, मतलब दोनों जगह दोस्तों कहा जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है दोस्तों, अगली बार से शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा पीओ। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर में दोस्तों जो लोकसभा के अंदर हैं उन्हें कहा जाता है स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। आपने सुना होगा इस टाइम पे हमारे देश में स्पीकर कौन है दोस्तों, ओम बिरला साहब। एंड जो राज्यसभा में मॉनिटर होते हैं दोस्तों, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उन्हें कहा जाता है चेयरमैन, चेयरमैन। तो दोस्तों ये थी 2 इंपॉर्टेंट चीज। अब दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो स्पीकर साहब हैं ये मेंबर होते हैं लोकसभा के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मतलब लोकसभा के, यानी कि स्पीकर कहां से बनाए गए कि जो मेंबर लोकसभा में हैं उन्हीं में वापस से इलेक्शन करवाया एक तरह से, एंड फिर क्या बना दिया, स्पीकर बना दिया। बट दोस्तों जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं ना, ये मेंबर नहीं होते राज्यसभा के, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के ये नहीं होते, ये बिना मेंबर हुए चेयरमैन बन जाते हैं किसके, राज्यसभा के। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि स्पीकर मेंबर होते हैं, चेयरमैन मेंबर नहीं होते। दोस्तों आर्टिकल 64 है हमारे संविधान में, एक आर्टिकल 64 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल एक्ट एज
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यानी कि दोस्तों क्या है कि चेयरमैन कौन है यहाँ पे, हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति चेयरमैन हैं राज्यसभा के। ये क्या कौन कहता है दोस्तों, आर्टिकल 64 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। अब दोस्तों एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या हुआ कि उनको मतलब नहीं कि इस पद पे कौन बैठा है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, वेंकैया नायडू साहब है, रामनाथ कोविंद जी हैं, जितने भी मैंने नाम लिए हैं, ये कोई भी है, उनको मतलब नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट के पद पे कौन बैठा हुआ है, महिला हैं, जेंट्स हैं। बस एक लाइन लिखी है एक्स ऑफिशियो को, मतलब कि जो भी इनके ऑफिस में रहेगा, मतलब जो भी इस पद पे रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट के उस पे रहेगा, वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का, कोई और इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। स्पीकर में दोस्तों क्या है कि जब भी लोकसभा चुनी जाती है हर साल नया स्पीकर बनाया जाता है, मतलब हर बारी नया स्पीकर चुना जाता है, इलेक्शन होता है लोकसभा के अंदर दोबारा से। बट राज्यसभा में क्या है कि हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, चेयरमैन बन जाएंगे, किसके, राज्यसभा के। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप समझ लेना कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो आप इसका आंसर ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में अगर आप जानते हैं जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। दोस्तों आप मेरे को एक बात बताइए कि स्पीकर जो है उनको तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सीधा जो लोकसभा में मेंबर्स हैं उन्हीं से उठा के क्या कर लिया, मेंबर बना दिया। एंड राज्यसभा में क्या है कि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं 250 मेंबर्स, उसमें से उनको मेंबर नहीं चुना, जो चेयरमैन है वो बाहर से लेकर आए, बाहर से मतलब जो उपराष्ट्रपति साहब हैं वो बाहर के हैं, सदस्य तो है नहीं राज्यसभा के। तो दोस्तों ऐसा क्यों किया कि स्पीकर मेंबर हैं एंड जो चेयरमैन साहब हैं वो मेंबर नहीं हैं। अगर दोस्तों आपको इस बात का आंसर पता है तो आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ये मैं कह सकता हूँ। बट अगर नहीं पता तो भी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी दोस्तों हमने क्या पढ़ा था जब मैं आपको वो एग्जाम्पल दे रहा था दोस्तों कि हमारे देश को बांटा गया था छोटे छोटे स्टेट्स में, तो जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि मध्य प्रदेश वाला, कि मध्य प्रदेश उस टाइम पे डर रहा था कि अगर सारी की सारी पावर किसको दे दी, यूनियन को दे दी। अगर सारी पावर यूनियन को दे दी तो क्या होगा, मध्य प्रदेश की बात नहीं सुनी जाएगी। इसलिए दोस्तों क्या किया गया, राज्यसभा में क्या भेजा, हर एक स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव भेजा। जितने भी स्टेट हैं सबके रिप्रेजेंटेटिव कहां पर हैं, राज्यसभा में। ये दोस्तों पहला डर था इनका। पहला डर क्या था कि हमारी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। तो इसलिए क्या किया, इनके मेंबर्स यहाँ पे भेज दिए ताकि ये लोग अपना पक्ष रख सकें। अब मान लीजिए दोस्तों जो राज्यसभा है, अगर राज्यसभा के अंदर, अभी हमने पढ़ा है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड है, मतलब जितनी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से यहाँ पे सीट्स हैं। जैसे यूपी का मैंने आपको बताया कितनी सीट्स हैं यूपी की, 31। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के हैं उन सब की कितनी सीट्स हैं दोस्तों, सिर्फ 1 सीट है। यानी कि आप सोचिए यूपी की 31 एंड अरुणाचल प्रदेश की सिर्फ और सिर्फ 1 सीट। तो दोस्तों इनका क्या हो गया, मेजॉरिटी इनकी हो गई माइनॉरिटी। अब अगर आपको पता है क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि मेजॉरिटी दबा के रखते हैं माइनॉरिटीज को मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि जिसकी बहुमत है वो दूसरे बंदे को डरा के रखता है। तो दोस्तों मान लीजिए अगर राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनका इलेक्शन होता, इलेक्शन जैसे स्पीकर का दोस्तों इलेक्शन हुआ, लोकसभा में जितने भी मेंबर्स थे 545, उसमें से इलेक्शन करवा के स्पीकर बनाया, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे स्टेट्स के मेंबर्स होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टेट्स के हैं। अब मान लीजिए इलेक्शन करवा के राज्यसभा के चेयरमैन बनाते, ठीक है, राज्यसभा चेयरमैन, तो क्या होता, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दोस्तों चेयरमैन कौन बनता, जिसके पास ज़्यादा सीट्स हैं। कि जैसे यूपी से चेयरमैन बन गए, ठीक है, मध्य प्रदेश से बन गए, फिर तमिलनाडु से बन गए, तमिलनाडु का भी शायद ज़्यादा ही है, वेस्ट बंगाल है, देन दोस्तों बिहार है, सबके 10-15 इनसे ऊपर ही हैं सीट्स, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम चेयरमैन कौन बनेगा, इन्हीं स्टेट से बनेंगे दोस्तों। एंड जो हमारे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मिजोरम, ये क्या है, इनके पास 1-1 सीट है, तो इनसे चेयरमैन बनना लगभग असंभव ही है। तो दोस्तों क्या होगा कि ये फिर से डरने लग गए। क्यों डरने लग गए, इन्होंने बोला कि अगर चेयरमैन मान लो यूपी के बन गए, ठीक है, तो इनकी बात कौन सुनेगा, जो
प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा इनको बोलने का ही मौका नहीं देगा कि ये एक ही हैं तो छोड़ो। यूपी वाले कहेंगे कि रहने दो, हमारी बात मान लो, हम मेजॉरिटी में, इनको छोड़ो। तो दोस्तों सिर्फ एक यही रीज़न था जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडिंग फादर्स हैं अम्बेडकर साहब एंड उनकी टीम ने क्या फैसला लिया कि इनका हम क्या नहीं करवाएंगे, चुनाव नहीं कराएंगे, डायरेक्टली भेज दिए जाएंगे, वहाँ के चेयरमैन बना दिए जाएंगे और वाइस प्रेसिडेंट ही हमारे राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। ये दोस्तों क्यों रखा, ताकि जो उपराष्ट्रपति साहब हैं ये किसी देश के मेंबर तो है नहीं दोस्तों, मतलब किसी देश के प्रतिनिधि तो है नहीं, ना ये यूपी के हैं, ना ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, ना ये मध्य प्रदेश के हैं, तो ये एक तरह से न्यूट्रल पर्सन है, ये अनबायस्ड रहेंगे दोस्तों, मतलब किसी के उसमें फेवर नहीं करेंगे, सबको बोलने का मौका देंगे। अरुणाचल प्रदेश भी अपना पक्ष रख सकता है, यूपी भी अपना पक्ष रख सकता है, ये न्यूट्रल बेसिस पे सबको बोलने का मौका देंगे। इसीलिए दोस्तों क्या किया गया, ये चेयरमैन किसको बनाया गया, वाइस प्रेसिडेंट साहब को। एंड दोस्तों इसीलिए राज्यसभा को बोला जाता है वॉइस ऑफ स्टेट्स। जैसे मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, ऐसे है वॉइस ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक स्टेट, हर एक राज्य अपना पक्ष रख सकता है, सबको बोलने का अधिकार दे रखा है, इसलिए कहते हैं वॉइस ऑफ स्टेट्स। मान लीजिए दोस्तों कि चेयरमैन इलेक्शन करके करवाते तो यूपी के होते तो सबको बोलने का मौका ही नहीं देते, तो जो ये वर्ड है वॉइस ऑफ स्टेट्स से फिर ये वॉइस ऑफ स्टेट्स असली में रहता ही नहीं। ये तभी पॉसिबल हुआ दोस्तों जब हमने एक न्यूट्रल पर्सन को, यानी एक थर्ड पार्टी पर्सन को भेजा जो कि किसी भी स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो सबको एक समान मानेगा। तो दोस्तों इसलिए वाइस प्रेसिडेंट साहब को चेयरमैन बना दिया राज्यसभा का। अब दोस्तों ये हमने स्टार्ट कर दिया आज पार्लियामेंट के टॉपिक को। इसी टॉपिक को दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे, आगे सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बजट के बारे में पढ़ेंगे, सेशंस पार्लियामेंट के जितने भी होते हैं, मॉनसून सेशन, बजट सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जीरो आर, क्वेश्चन आर। तो दोस्तों जितने भी हैं सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लेवल के सिलेबस को हम कवर करेंगे, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिससे इससे बाहर से क्वेश्चन आ जाए पार्लियामेंट के ऊपर। तो दोस्तों हम सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, आप बिल्कुल घबराना मत, आप शांति से आराम से क्लास को एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्लास में, जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप मन में ये सारी चीज़ें रिपीट करते रहिए, ताकि मैं ये क्लास में भी दोस्तों 2 से 3 बार बोलता रहता हूँ एक ही चीज़ को, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। हमें दोस्तों नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता, नोट्स तो आपको पता है 50-60 रुपये में मार्केट में मिल जाते हैं आजकल। तो क्या करना है, हमें नोट्स यहाँ पे स्टोर करना है, मतलब अपने दिमाग में अगर आपने स्टोर करके रखेंगे तो वो आपके काम आएगा। कॉपी में लिख लेंगे तो वो उतना काम नहीं आएगा जो दिमाग में रखने से काम आएगा। इसलिए दोस्तों क्लास को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जितनी भी क्लासेस होती हैं, ताकि आपको क्लास में बैठे बैठे ही सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएं। फिर रिवीजन आपके लिए एक तरह से बस 5 मिनट का प्रोसेस रहे कि जैसे कॉपी खोली आपको सारी की सारी चीज़ें याद आ गई। तो दोस्तों अब हम पार्लियामेंट की क्लासेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज जो है ये पार्ट 1 है, अब आगे की जो पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोज़ हम बाद में डालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पार्लियामेंट का बेसिक ये जितना भी मैंने आज समझाया सारा का सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड दोस्तों अगर समझ आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।